मौसम सुहाना था और मुकेश अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ अपनी नई चमचमती गाड़ी में घूमने निकला था। गाड़ी के अंदर बचपन की बातें और हंसी मजाक चल रहा था। मुकेश काफी खुश दिख रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक सुनसान सड़क पार 2-3 काली गाड़ियों ने मुकेश की कार को घेर लिया। इससे पहले कि मुकेश कुछ समझ पाता, दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। मुकेश की पत्नी डर के मारे चिल्लाई और बच्चे को निचली सीट पार छुपा दिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, मुकेश की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। गोलियां शीशे से टकराकर गिर रही थी, पर अंदर बैठे लोग महफूज थे। तभी दुश्मनों की भीड़ से एक शख्स बाहर निकला। ये वही पुराना दुश्मन था जो अब मुकेश के खिलाफ हो चुका था। यूज देखकर मुकेश का खून खाल उठा। यूज लगा कि वो बाहर निकलकर उनका सामना कर सकता है। मुकेश ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी पत्नी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। पत्नी घबराते हुए, नहीं मुकेश, बाहर मत जाओ, देखो उनके हाथ में गन्स है, वो लोग हमें मार डालेंगे। मुकेश की नजर बाहर खड़े उस दुश्मन पर थी जो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। यूज पता था कि शीशे शायद गोलियां रोक लें, पर दुश्मन का इरादा कुछ और ही है। क्या यही था वो सीन? मुकेश की पत्नी का वो डर और दुश्मनों का घेरना। अब बताओ, इसके आगे क्या वही मोड़ देना है जहां मुकेश की मौत होती है, या तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो? 2:38 PM। मुकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी के शीशन गोलियों की थारथरहट से गूंज रहे थे। उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, जिसमें सिर्फ दहशत थी। बाहर खड़ा दुश्मन अपनी गुण ताने धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे पता हो कि मुकेश अब जाल में फंस चुका है। मुकेश ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, आज अगर यहाँ रुक गया तो परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे निकलना ही होगा, बाकी सब बाद में देख लूंगा। उसने गुस्से और डर के बीच एक फैसला किया। उसने अपनी पत्नी का हाथ हल्का सा दबाया और तुरंत गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। इंजन की गर्जन के साथ ही मुकेश ने पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी एक झटके के साथ आगे बढ़ी। दुश्मनों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मुकेश ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ रखा था। वो बस किसी भी तरह उस घेरे से बाहर निकलना चाहता था। सामने खड़े गुंडों को हटने पर मजबूर करते हुए उसने गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक भयानक रुख मोड़ लिया। रास्ता सुनसान और पथरीला था। मुकेश की स्पीड बहुत ज्यादा थी और डर के मारे उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अचानक एक मोड़ पार गाड़ी के नीचे एक बड़ा पत्थर आया और गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मुकेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी एक तरफ लहराई और सड़क के किनारे बनी एक गहरी खाई की तरफ निकल गई। मुकेश की पत्नी की चीख पूरी वादी में गूंज उठी। अगले ही पाल वो बुलेट प्रूफ गाड़ी हवा में थी और सीधा गहराई में जा गिरी। पत्थरों से टकराती हुई गाड़ी नीचे जा पहुंची और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा छा गया। दुश्मन ऊपर खड़े होकर मुस्कुराते हुए नीचे देख रहे थे। उन्हें लगा उनका काम हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहीं से बदले की एक नई दास्तां शुरू होने वाली है। 2:41 PM। घाई की गहराई में सन्नाटा था। सिर्फ गाड़ी के ठंडे होते इंजन से निकलने वाली हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी के चिथड़े उड़ चुके थे। अंदर मुकेश और उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़े थे। मुकेश की सांसें उखड़ रही थीं। यूज महसूस हो गया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है।
उसने तड़पते हुए अपनी पत्नी का हाथ थामा, जो बेहोशी की हालत में अपने नन्हे बच्चे आर्यन को साइन से लगाए हुए थी। मुकेश ने अपनी डूबती हुई आवाज में कहा, सुनो, मुझे लगता है मेरा सफर यही तक था। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें आर्यन का ख्याल रखना होगा। यूज एक बहादुर इंसान बनाना, उसे बताना कि उसका बाप कायर नहीं था। ये बोलते ही मुकेश की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। उसने अपने परिवार को बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। ऊपर सड़क पर दुश्मन ये सोचकर वापस लौट गए कि इस गहरी खाई से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त पहाड़ों की पगडंडियों से एक पुराना सा लांबा चोगा पहने एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहा था। उनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियां उनके तजुर्बे की गवाह थी, पर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी नौजवान योद्धा में भी मुश्किल से मिलती थी। जब उन्होंने नीचे गाड़ी का मलबा देखा तो वो बड़ी तेजी और फुर्ती से पहाड़ों की ढलन उतरने लगे, एक ऐसी रफ्तार से जो किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। मलबे के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुकेश दम टूट चुका है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चा अभी भी सांस ले रहे हैं। उन्होंने बड़े नर्म हाथों से बचे और मां को गाड़ी से बाहर निकला। वो उन्हें सहारा देकर अपने गाप्ट ठिकाने, जो कि एक पहाड़ ही गुफा के पास बना एक छोटा सा आश्रम था, वहां ले गए। वो बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे। उनका नाम था मास्टर शिफो या बाबा। वो मार्शल आर्ट्स की एक ऐसी विलुप्त कला के धुरंधर थे जिसे ड्रैगन स्टाइल कहा जाता था। बारसन पहले उन्होंने दुनिया की चाकाचौंध छोड़कर इन पहाड़ों में शरण ली थी। उन्होंने अपने जिबो बैग से कुछ पुरानी जड़ी बूटियां निकाली और उनका लेप बनाकर माँ बेटे का इलाज शुरू किया। मास्टर ने सोते हुए नन्हे आर्यन की मुट्ठी को देखा, जो सोते में भी कांसकर बंद थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस बच्चे की मुट्ठी में एक आग है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत है। मास्टर को पता था कि दुश्मन फिर लौटकर आएंगे, लेकिन अब इस परिवार के सर पर एक ऐसे धुरंधर का हाथ था जिसके निशाने से आज तक कोई दुश्मन बाक नहीं पाया था। अब आर्यन की परवरिश एक ऐसे माहौल में होने वाली थी जहां दुख का बदला और मार्शल आर्ट्स की ताकत का संगम होने वाला था। मुकेश की मौत ने जिस रिवेंज ऑफ द ड्रैगन की बुनियाद राखी थी, यूज मास्टर शिफो अब एक नया रुख डीन वेल्द 2:55 PM। आर्यन की जिंदगी का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका था। मास्टर शिफो के उस गुप्त आश्रम में, जो पहाड़ों की चोटियों और घने बादलों के बीच छुपा था, एक योद्धा का जन्म हो रहा था। मुकेश की मौत ने आर्यन की किस्मत को एक अलग रास्ते पार मोड़ दिया था, और अब मास्टर शिफो यूजास रास्ते का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने में जट गए थे। आर्यन की ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। मास्टर शिफो ने यूज ड्रैगन ब्रेथ और शैडो स्ट्राइक जैसी अनविलुप्त कलाओं में माहिर बनाया जो सदियों से सिर्फ किताबों में दबी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले जब ठंड हड्डियों को जमाने लगती थी, तब आर्यन नंगे बदन बर्फ पार बैठकर ध्यान मेडिटेशन करता था। मास्टर ने उसे सिखाया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता में होती है। सालों की कड़ी तपस्या के बाद आर्यन की फुर्ती ऐसी हो गई कि वो हवा में उड़ते टियर को अपने 2 उंगलियों से पकड़ लेता था। उसके प्रहार में एक बिजली की सी रफ्तार और एक पहाड़ जैसा वजन था। मास्टर शिफो ने यूज मार्शल आर्ट्स के हर एक पहलू में इतना कुशल बना दिया था कि अब पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा योद्धा शितु ने यूज मार्शल आर्ट्स के हर एक पहलू में इतना कुशल बना दिया था कि अब पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं बचा था जो आर्यन को शिकस्त दे सके। वो एक चलती फिरती मौत बन चुका था उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके पिता को छीना था।
लेकिन मास्टर शिफो जानते थे कि सिर्फ लड़ाई की कला एक इंसान को मुकम्मल नहीं बनती। उन्होंने कहा, आर्यन, जो हाथ जान लेना जानता है उसमें जान बचाने का हुनर भी होना चाहिए। यहाँ से शुरू हुई आर्यन की एक और कठिन परीक्षा, प्राचीन चिकित्सा, एंशिएंट हीलिंग का ज्ञान। मास्टर शिफो ने यूज अन जड़ी-बूटियों के बारे में बताया जो सिर्फ दुर्गम पहाड़ों की चोटियों पर मिलती थी। उन्होंने उसे शरीर के अन प्रेशर पॉइंट्स के बारे में सिखाया जहां से दर्द को तुरंत खत्म किया जा सकता था। आर्यन ने सिखाया कि कैसे एक मामूली पौधे की जड़ से बड़े जहर का तोड़ बनाया जाता है। उसने नादी पल्स देखकर बीमारी पहचानने की वो कला सीख ली जो आज के बेड डॉक्टरों के पास भी नहीं थी। धीरे धीरे आर्यन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो न सिर्फ टूटे हुए जिस्म को जोड़ सकता था बल्कि ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करने लगा जिसे दुनिया ने असंभव मान लिया था। मास्टर शिफो ने उसे प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया। आर्यन अब अपनी हाथों की गर्मी से किसी के बीएचआई रुकते हुए दिल को फिर से धड़का सकता। मास्टर शिफो ने उसे प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया। आर्यन अब अपनी हाथों की गर्मी से किसी के भी रुकते हुए दिल को फिर से धड़का सकता था। उसके पास अब दो ताकत थी, एक वो जो दुश्मनों का विराम कर सकती थी और दूसरी वो जो मरते हुए को नई जिंदगी दे सकती थी। एक दिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मास्टर शिफो ने आर्यन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। तुम अब सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि द गोल्डन ड्रैगन हो। तुम्हारे एक हाथ में योद्धा की तलवार है और दूसरे में वैद्य का मरहम। जाओ और अपना वो मकसद पूरा करो जिसके लिए तुम यहाँ लाए गए थे। आर्यन की आंखों में अब वो पुराना दुख नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास और बदले की ठंडी आग थी। यूज याद था कि उसके पिता मुकेश ने क्या कहा था कि उसे एक बहादुर इंसान बनना है। आर्यन ने अपने मास्टर के पैर छुए और उन पहाड़ों से नीचे शहर की तरफ रुख किया। अब दुनिया एक ऐसे आर्यन को देखने वाली थी जो जितना खतरनाक अपने दुश्मनों के लिए था उतना ही मसीहा उन गरीबों और बीमार लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं था। द रिवेंज ऑफ द ड्रैगन अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, ये एक तूफान बन चुका था जो जल्द ही उन दुश्मनों के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था जिन्होंने ये सब शुरू किया था। आर्यन शहर की भीड़ में गुम नहीं हुआ बल्कि वो वहां एक साये की तरह फैल गया। उसका मकसद साफ था, उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर हमला किया था और जिन्होंने उसके परिवार की खुशियां उजड़ी थी। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके पास मास्टर शिफो का दिया हुआ वो ज्ञान था जो उसे अमर बनाता था।